नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सोशल साइंस यूनिट 1 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारे देश में अपना शासन स्थापित किया था और इंडिया में व्यापार के लिए आने वाले सिर्फ ब्रिटिशर्स नहीं थे, उसके अलावा काफी सारे जो यूरोपियन कंट्रीज है जैसे कि स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस, तो वहां के व्यापारी भी इंडिया में आए थे। उन्होंने भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी और उन्होंने भी यहाँ पर अपना शासन शुरू करने की कोशिश की थी। उस सब के बारे में हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। हम सब यह भली भांति जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश पे एक लंबे समय तक शासन किया। हमारा देश कई वर्षों तक ब्रिटिश रूल के अंडर रहा और अंत में 1947 में हमें ब्रिटिश रूल से आजादी मिली और 15 अगस्त को हम हर साल इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यह जो अंग्रेजों का शासन था वो हमारे देश में किस तरह से शुरू हुआ, वो किस वजह से इंडिया में आए थे, वह सारी बातें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। वेरियस रेसिस ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन कमिंग टू इंडिया फॉर सेंचुरीज। इंडिया हैज ऑलवेज बीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के कई सारे अलग अलग देशों के जो लोग हैं, कई सारी जाति प्रजाति के लोग और कई सारे ट्रैवलर्स यानी कि जो प्रवासी थे, वो कई सदियों से भारत में आते रहे हैं। कई सारे लोग भारत में व्यापार के लिए आते थे। उसके अलावा कई सारे प्रवासी भी थे, जैसे कि एलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि सिकंदर महान के बाद मेगेस्थनीस ने इंडिया को उस समय पर विजिट किया था। उसके अलावा हम देखते हैं कि जब दुनिया में बुद्धिज्म का फैलावा हो रहा था, उस समय पर जो चाइनीज ट्रैवलर थे ह्यूएन सांग, उन्होंने इंडिया को विजिट किया था। उन्होंने भी इंडिया के बारे में अपनी बुक में कई सारी बातें लिखी है। तो इंडिया हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है दुनिया का। द मेन रीजन फॉर दिस इज इंडियाज इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो इंडिया उस समय पर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ करता था। भारत का दुनिया के कई सारे देशों के साथ व्यापार चलता था। इंडिया हैज हैड कमर्शियल एंड कल्चरल टाइज विथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड सिंस एंशियंट टाइम्स हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडिया का दुनिया के कई सारे देशों के साथ एंशियंट टाइम से यानी कि प्राचीन समय से कमर्शियल और कल्चरल आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। हम एंशियंट टाइम में भी देखें कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह भारत में हुआ करती थी, उस समय पर भी भारत का रोम के साथ व्यापार हुआ करता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की प्लेसेस के एक्सकेवेशन के टाइम पे हमें वहां पर रोमन एम्पायर के समय के कई सारे कॉइन्स मिले हैं। इसका मतलब है कि आज से करीबन 3000 साल पहले भी इंडिया का रोमन एम्पायर के साथ व्यापारिक संबंध हुआ करता था। तो इंडिया काफी ज्यादा फेमस था ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया बहुत ज्यादा रिच और पावरफुल कंट्री था। तो दुनिया में क्योंकि इंडिया का बहुत नाम था, तो कई सारे जो लोग थे, कई सारे जो व्यापारी थे और बहुत सारे जो ट्रैवलर्स यानी कि जो प्रवासी थे, वो इंडिया में आना चाहते थे। और इस वजह से इंडिया हमेशा से दुनिया में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। एक समय पर इंडिया जब बहुत ही रिच और पावरफुल हुआ करता था, तब इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इन द 15th सेंचुरी significant social and religious changes took place in Europe, which we know as Renaissance। 15th सेंचुरी में यूरोप में एक बहुत बड़ी क्रांति हमें देखने को मिलती है, जिसे हम रेनेसेंस के नाम से जानते हैं। रेनेसेंस का अर्थ होता है रीबर्थ यानी कि रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम। और 15th सेंचुरी में रेनेसांस के दौरान जो यूरोपियन लोग थे, अपने जो क्लासिकल लर्निंग थे, उनकी जो विजडम थी, उनके पास जो भी नॉलेज था या जो भी उनके पास स्किल्स थी, उनकी मदद से वे दुनिया में और जगह पे अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। और उस दौरान वहां पर काफी सारे सोशल और रिलीजियस चेंजेस होते हैं कि लोग जो थे वो क्लासिकल आर्ट की तरफ वापस से जाना चाहते थे। जो हिस्टोरिकल पेंटिंग्स हम काफी सारे देखते हैं, आप जो यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं,
यह भी एक पेंटिंग है और इस तरह की कई सारी पेंटिंग्स हमें उस दौरान ड्रॉ की गई हुई देखने को मिलती है। रेनेसेंस की शुरुआत इटली में फ्लोरेंस शहर से हुई थी और धीरे धीरे पूरे यूरोप में जो यह क्रांति है, जो नव जागृति का समय काल है, यह फैलता है और लोग जो थे वो फिर से ज्ञान और विजडम की तरफ वापस जाना चाहते थे। और रिलीजियस चेंजेस की बात करें तो वे अपना जो रिलीजन था, क्योंकि यूरोप में हमें मेनली क्रिश्चियनिटी देखने को मिलता है, तो क्रिश्चियनिटी को वे अपने देश में अच्छे से फॉलो करना चाहते थे। उसके अलावा क्रिश्चियनिटी को वे पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में भी फैलाना चाहते थे। तो उसके बाद वहां से काफी सारे लोग जो अपने देश को आर्थिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे और आगे बढ़ाना चाहते थे, तो वो व्यापार के लिए भी अलग अलग देशों में जाने की शुरुआत करते हैं। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन रेनेसेंस एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया? टू वेरीफाई दिस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड why the Europeans came to India from the 15th century itself। तो यह जो रेनेसेंस का समय है, जिस दौरान यूरोपियंस ने व्यापार के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए अलग अलग देशों में जाने की शुरुआत की थी, तो क्या उसका असर हमें इंडिया पे देखने को मिलता है, वह हम जानेंगे इस यूनिट में। रीजंस फॉर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब हम देखते हैं कि यूरोपियंस वो इंडिया में क्यों आए थे। दुनिया में कई सारे देश हैं, लेकिन स्पेशली इंडिया में आने का उनका रीजन क्या था, तो वह हम यहाँ पर जानेंगे। इन 1453 द टर्क्स कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। इट वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। तो 1453 में जो तुर्क थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल का वर्तमान में नाम इस्तांबुल है, जो कि आप मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। यूरोप में जो आप टर्की देख रहे हैं, तो इसी कंट्री में हमें वर्तमान में इस्तांबुल शहर देखने को मिलता है, जिसका पुराना नाम कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी प्राचीन समय से। जब यूरोप में एक समय पर बहुत ही ताकतवर रोमन एम्पायर हुआ करता था, तो रोमन एम्पायर की राजधानी हुआ करती थी कॉन्स्टेंटिनोपल। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि रोमन एम्पायर के साथ तो इंडिया का एंशियंट टाइम से हमें ट्रेड देखने को मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से। तो कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी ट्रेड के पर्सपेक्टिव से, और इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में और बाद में इंडिया और यूरोप के बीच में जो जितना भी ट्रेड होता था, उसका मेन हेडक्वार्टर हुआ करता था कॉन्स्टेंटिनोपल। और यूरोप में उस समय पर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में हमें काफी सारे युद्ध देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम क्रूसेड्स के नाम से जानते हैं। उस दौरान क्रिश्चियनिटी और इस्लाम रिलीजन फॉलो करते हुए कंट्रीज जो थे, वे दोनों आपस में लड़ रहे थे। और उस दौरान उन्होंने काफी सारे प्रदेश, कई सारे नए प्रदेश उन्होंने जीत लिए, तो कई सारे प्रदेश उन्हें गंवाने भी पड़े। तो जो रोमन एम्पायर हुआ करता था, जहां का मेन रिलीजन क्रिश्चियनिटी हुआ करता था, उनके पास जब तक कॉन्स्टेंटिनोपल था, तब तक तो इंडिया और यूरोप के बीच में सब सही से व्यापार चल रहा था। पर जब 1453 में ये जो टर्क थे, यानी कि तुर्क मुस्लिमों ने जब कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया, उसके बाद यह जो व्यापार यूरोप और इंडिया के बीच में हो रहा था, उस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स, इंडियन गुड्स स्टॉप फ्लोइंग टू यूरोप एंड द वेस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे ही तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल जीत लिया, तो जितना भी गुड्स, जितनी भी चीजें व्यापार के माध्यम से भारत से यूरोप जाती थी, तो उन चीजों पे वे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलने लग गए, जिसकी वजह से उन चीजों की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। और जो यूरोपियन लोग थे, उन्हें वही चीजें बहुत ज्यादा भारी दाम में खरीदनी पड़ती थी। तो यूरोपियंस इतनी महंगी चीजें कब तक खरीदते रहते। तो इसकी वजह से, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल उन्होंने गवा दिया, उनका जो यूरोप का सीधा व्यापार होता था इंडिया से, जमीन के रास्ते से, वह बंद हो गया। और यूरोपियंस को इंडिया के साथ सीधा व्यापार करने में अब अड़चन आ रही थी, उन्हें काफी ज्यादा महंगे दामों में चीजें खरीदनी पड़ती थी। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए वो उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। तो उन्होंने उस वक्त यह सोचा कि क्यों न वे
इंडिया से व्यापार करने के लिए एक नए रूट की खोज करे। और उसी के बाद जो काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे, जो व्यापारी थे, काफी सारे जो सेलर्स थे, उनको गवर्नमेंट के द्वारा काफी सारी सहायता भी वहां पर दी जाती है, ताकि वे अपनी कंट्री से निकलकर जो इंडिया जाने का नया ट्रेड रूट हो उसको ढूंढ पाए। और उसी के बाद यूरोपियंस इंडिया आने के लिए नए सी रूट की खोज में निकल पड़ते हैं। The Europeans were in dire need of Indian spices. They stopped getting these things. India exported cotton, silk, spices, indigo, niter, timber, opium in large quantities to Europe. अब कॉन्स्टेंटिनोपल गंवाने के बाद यूरोपियंस को जो भी चीजें इंडिया से मिलती थी वो चीजें उन्हें मिलना बंद हो गई, या तो जो भी चीजें उनको मिलती थी वो बहुत ज्यादा महंगे दामों पे मिलती थी। पर उनको तो इंडियन स्पाइसेस की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यानी कि जो भारत से मसाले हम एक्सपोर्ट करते थे यूरोप में, उसके अलावा और भी काफी सारी चीजें थी जो कि इंडिया से यूरोप में एक्सपोर्ट होती थी, वह चीजें उनको मिलना बंद हो गई। भारत से उस समय पर यूरोप तक हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे। कॉटन यानी कि जो कपास होता है, आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस तरह से कॉटन की फार्मिंग की जाती है। उसके बाद फैक्ट्री में ले जाकर उसके क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा सिल्क भी हम एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि जो रेशम के कपड़े होते हैं। और स्पेशली द स्पाइसेस, इंडियन मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत होती थी यूरोपियंस को। उसके अलावा आप यहाँ पर इंडिगो भी देख सकते हैं, और नाइटर जो कि पोटेशियम नाइट्रेट होता है, KNO3, जिसका इस्तेमाल मैच बॉक्सेस बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में और फर्टिलाइजर्स बनाने में भी होता है। यूरोपियंस जो थे वो नाइटर का यूज उस समय पर गन पाउडर बनाने में किया करते थे, क्योंकि ये बम वगैरह बनाने में, जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं, पटाखे वगैरह बनाने में ये काफी ज्यादा यूज होता है। और उसके अलावा टिम्बर जो कि इमारती लकड़ी है, बड़े बड़े मकान बनाने में जिसका यूज होता है। और ओपियम जो कि अफीम होता है, जिसका यूज काफी सारी दवाइयां बनाने में या फिर ड्रग्स के लिए होता है। तो यह सारी चीजें, कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, इंडिगो, नाइटर, टिम्बर और ओपियम, यह सारी चीजें जो कॉन्स्टेंटली इंडिया से यूरोप जा रही थी, इसकी सप्लाई इस समय पर बंद हो जाती है, जिसकी जरूरत यूरोपियंस को सबसे ज्यादा हुआ करती थी। द पीपल ऑफ यूरोप वर लार्जली कार्निवोर्स एंड नीडेड इंडियन स्पाइसेस टू प्रिजर्व देयर मीट। Cotton cloth was equally essential. As the land trade stopped, the Europeans tried to reach India, finding new waterways. तो यूरोपियंस जो थे उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी इंडियन स्पाइसेस की, यानी कि जो भारत के मसाले हैं, जिसका यूज या तो हम खाने में कर सकते हैं, या तो जो मीट होता है उसको प्रिजर्व करने में भी उसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कॉटन के क्लॉथ्स की भी उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। और क्योंकि लैंड ट्रेड, जो जमीनी रास्ते से जो व्यापार होता था, वह बंद हो गया, तो यूरोपियंस इस कोशिश में लग गए कि वो इंडिया आने का एक नया वाटरवे ढूंढ पाए, यानी कि जो समंदर से होते हुए जो रास्ता जाता हो इंडिया तक, तो नया सी रूट या वाटरवे ढूंढने में काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज के लोग लग गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी सारे इंडियन स्पाइसेस जो उस समय पर भी हुआ करते थे और आज भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही जो स्पाइसेस थे जिनकी यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, जो यूरोपियंस खरीदना चाहते थे, जैसे कि क्यूमन सीड्स यानी कि जीरा, सिनेमन यानी कि दालचीनी, टर्मेरिक हल्दी, पेपर जो कि काली मिर्च होती है, और कोरिएंडर सीड्स जो कि धनिया होता है। तो इन्हीं सारे मसालों की जरूरत थी यूरोपियन लोगों को, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग कार्निवर्स यानी कि नॉन वेजिटेरियन थे। अब जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो मीट खाते हैं, वे मांसाहारी होते हैं। तो जो मीट यानी कि जो मांस होता है, उसे प्रिजर्व करके रखने के लिए भी काफी बार जो डिफरेंट स्पाइसेस होते हैं उनका यूज होता है। तो अब जब ये सारे स्पाइसेस यूरोपियन लोगों को मिलने बंद हो गए, या उनकी सप्लाई कम हो गई या बंद हो गई, तो उसके बाद यूरोपियन लोगों ने इंडिया से यह सारी चीजें इंपोर्ट करने के लिए
और खरीदने के लिए नए जो वाटरवेज थे या नया जो समुद्री रास्ता था उसकी खोज की उन्होंने शुरुआत की थी।